आवाज़ आ रही है? माइक में आ रही है क्या आवाज़? आ रही है ना? हेलो हेलो, ठीक है। देखो अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होगा ये एग्ज़ाम है अपने 30 मार्क्स का, ठीक है। 30 में से एक आपको करना पड़ेगा मेजर एक्सपेरिमेंट, वृहद प्रयोग। ये मेजर एक्सपेरिमेंट आपके 10 नंबर का है। इसमें आपको 6 ऑब्जर्वेशन लेने हैं, चाहे कोई से एक्सपेरिमेंट हो उसमें 6 ऑब्जर्वेशन होंगे ही होंगे, ठीक है। आपको इसके अंदर जाते ही सर्किट डायग्राम है या फिर रे डायग्राम है तो रे डायग्राम है, बोर्ड की कॉपी देंगे, उसके अंदर या तो सर्किट डायग्राम, रे डायग्राम होगा तो रे डायग्राम, हेडिंग लगा के सबसे पहले काम वो करना है। उसके बाद दूसरा काम हम लिखेंगे, इसमें अपने आएगी ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रेक्षण। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें आपको मेजर करनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल पहला ही एक्सपेरिमेंट है, उसमें आपको मेजर करना है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ किसी वायर का। तो पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस मेजर करना है तो रेजिस्टेंस तो हम मेजर करेंगे ग्राफ से, V और I के बीच में ग्राफ बनाएंगे, राइट। लेकिन उसकी लेंथ हम पहले मेजर करेंगे ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। तो लेंथ आएगी ऑब्जर्वेशन में कि भाई वायर की जो हमको वायर दिया गया उसकी लेंथ कितनी है, वो आएगा ऑब्जर्वेशन में, प्रेक्षण में। प्लस जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वोल्टमीटर है या अमीटर है, उसका लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना होता है। हम कभी भी सीधी रीडिंग नहीं पढ़ेंगे वोल्टमीटर या अमीटर की, क्या पढ़ेंगे? डिवीजन। तो उस एक डिवीजन की वैल्यू को हम लिस्ट काउंट बोलते हैं और हम देखेंगे कितने डिवीजन आ रहे हैं, ठीक है। तो लिस्ट काउंट भी कहाँ जाएगा? ऑब्जर्वेशन में। उसके बाद बनेगी ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद आएगी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के बाद में अगर ग्राफ है तो ग्राफ लगाना है, ग्राफ नहीं है तो आएगा रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद आएगी प्रिकॉशंस। फाइल में आपने 4 प्रिकॉशंस लिखी होगी, सब में आपको 2 लिखनी होती है एग्जाम में, और ना हर एक स्टेप का नंबर है। सर्किट डायग्राम का नंबर है 10 नंबर है ना, इसको ऐसे डिवाइड किया हुआ है। 1 नंबर डायग्राम का, डायग्राम में अगर आप एरो नहीं लगाते हो, करंट की डायरेक्शन शो नहीं करते हो या रे की डायरेक्शन शो नहीं करते हो तो आधा नंबर कट जाएगा। यहाँ पर भी सेम ही रूल है, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन का नंबर है, ऑब्जर्वेशन टेबल का नंबर है, कैलकुलेशन का नंबर है, रिजल्ट का नंबर है, ग्राफ है तो ग्राफ का नंबर होगा और प्रिकॉशंस का नंबर होगा, और इतना ही काम करना है, ठीक है। बार बार मैं बताऊंगा नहीं, एपरेटस नहीं लिखने हैं, फाइल में लिखा हुआ है, फाइल में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, एपरेटस लिखा हुआ है, ये आपको बोर्ड की कॉपी में नहीं लिखना है, जिनके नंबर है वही लिखने हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद में 2 होती है अपने पास में एक्टिविटी, जिसको अपन माइनर भी बोल देते हैं, एक्टिविटी है। एक्टिविटी, एक एक्टिविटी ए ग्रुप में से आएगी, एक एक्टिविटी बी ग्रुप में से आएगी। फाइल में हमने 4 एक्टिविटी की है, A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4। एक एक्टिविटी आपके बोर्ड एग्जाम में ए ग्रुप से आएगी प्रत्येक के, एक एक्टिविटी बी ग्रुप से आएगी। इसका 4 नंबर है एक का, और 4 नंबर है इसका, ठीक है। फिर आपके 4 नंबर हैं प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के, यानी कि जिसको तुम फाइल बोलते हो, अभिलेख पुस्तिका। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है कितना? 4 नंबर का, ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर का आपको एक और बनाना पड़ेगा प्रोजेक्ट, जो मैं अभी आपको दिया नहीं है, दे दूंगा। इसके भी कितने हैं? 4 नंबर। और 5वां ये आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है, 4 नंबर का है वाइवा। कितने हुए जोड़ो? हो गए 30 पूरे, है ना। इसका मतलब देखो बोर्ड में जो तुमको एग्जाम में कॉपी देंगे वो कॉपी तो 18 नंबर की हुई। केमिस्ट्री मेरे ख्याल से 26 नंबर की है कॉपी। केमिस्ट्री में बोर्ड की वो जो कॉपी देंगे उसमें काम ज़्यादा करना है, 2 नंबर का ही वाइवा है, 2 नंबर रिकॉर्ड का है बस, ठीक है। और फिजिक्स में मामला उल्टा है, 4 नंबर रिकॉर्ड के हैं तो बढ़िया रिकॉर्ड बना दो, 4 नंबर तो ले ही लो। 4 नंबर प्रोजेक्ट का है तो वो भी ढंग से बना लेना, 4 नंबर उसके हो जाएंगे, 8 तो हो ही गए। 4 नंबर वाइवा के, जिसमें मैं तुम्हारी कोई मदद कर नहीं सकता, मैं तो बता दूंगा क्या सवाल बनते हैं, जवाब तुमको देने, ठीक है। और ये 10 नंबर और ये 8 नंबर, उसमें भी मैं बताता हूँ, ये 8 नंबर भी आराम से तुम ला सकते हो। एक्टिविटी याद कर लो, ए ग्रुप की 4, बी ग्रुप की 4, ठीक है। वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, एक्टिविटी का देख लेना। करना कुछ होता नहीं है ना, बहुत मुश्किल एक आधे में रीडिंग लेनी है, बाकी किसी में रीडिंग भी नहीं लेनी। तो आपको तो बस सिर्फ उसकी स्टडी करनी है, वो वैसे वैसे लिखना है। हाँ, एक्सटर्नल आपसे इसके बारे में बात करेगा, इसकी जब तुम रीडिंग लोगे वो रीडिंग चेक करेगा, इसकी मेजर एक्सपेरिमेंट की। माइनर की वो भी रीडिंग चेक नहीं करेगा, नियम ही नहीं है। हो गए 30 नंबर तुम्हारे। तो मेजर एक्सपेरिमेंट कैसे करना है ये सीखना ज़्यादा जरूरी है। माइनर तो तुम देख लेना, वीडियो समझ में आ जाएगा, और वीडियो के लैब में ही देख लेना, लगाए हुए सारे हैं ऑपरेटर्स अपने। हाँ, क्या बज रहा है? हाँ,
मोबाइल का ऑब्जेक्ट क्या है? पहला जो एक्सपेरिमेंट है इसका क्या ऑब्जेक्ट है? पहले एक्सपेरिमेंट में, मेजर एक्सपेरिमेंट नंबर 1, पहले एक्सपेरिमेंट में आपको डिटरमाइन करनी है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात करना है। किसका? तार का। तार दिया हुआ होगा, उसका आपको प्रति एकांक लंबाई प्रतिरोध ज्ञात करना है, पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस। कैसे कैलकुलेट करेंगे? V कैलकुलेट करेंगे और I कैलकुलेट करेंगे। V और I के बीच में कर्व प्लॉट करेंगे। V और I कर्व का स्लोप, यहाँ वर्टिकल स्केल पे V ले लेंगे, यहाँ I ले लेंगे। ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट है, स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा। स्ट्रेट लाइन नहीं भी बनता है, पॉइंट छोड़ देना, कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। मेरे कहने का मतलब है जैसे एक रीडिंग ये आई, एक रीडिंग ये आई, एक यहाँ आ रही है, एक यहाँ आ रही है, तुमको स्ट्रेट लाइन बनानी है। आई क्या बात समझ में? फिर क्या करोगे? फिर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, जैसे यही 2 ले लिए, स्लोप लेना है tan थीटा। क्या बनेगा स्लोप? V अपॉन I, और स्लोप ही क्या दे रहा है आपको? रेजिस्टेंस। तो R तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। लेंथ हम पहले ही कैलकुलेट करेंगे। सर्किट डायग्राम ये बना हुआ देख लो इस प्रकार से, ये रहा सर्किट डायग्राम। दिख रहा है क्या पीछे? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, यहाँ बना देते हैं दूसरा। ये देखो, ये बैटरी, बैटरी का दूसरा एंड की से, की का दूसरा एंड रियोस्टेट से, ठीक है। देखो यहाँ प्लस है तो इसको अमीटर के प्लस से जोड़ना है, प्लस से प्लस जोड़ दोगे ये सीरीज में आ गया अमीटर। अमीटर हमेशा सीरीज में ही लगता है करंट मेजर करना इसलिए, ठीक है। फिर यहाँ पर लगेगा रेजिस्टेंस वायर, ये वो वायर है जिसका रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसके पैरेलल लगेगा क्या? वोल्टमीटर। पैरेलल कनेक्शन देखो, माइनस से प्लस जुड़ेगा, ठीक है। फिर वोल्टमीटर का माइनस दूसरा जुड़ जाएगा आपके रियोस्टेट से, ये रियोस्टेट है RS, धारा नियंत्रक, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम है, ये तो याद कर ही लेना, क्योंकि एक्टिविटी में भी यही है 2 जगह पर, माइनर एक्टिविटी में भी 2 जगह पर यही है, ठीक है। एक्टिविटी में क्या है? एक एक्टिविटी में है कि गलत जोड़ा हुआ है उसको आइडेंटिफाई करो और सही जोड़ो। तो अमीटर की जगह वोल्टमीटर जोड़ के दे देगा, वोल्टमीटर की जगह पे अमीटर जोड़ के दे देगा। आपको क्या करना है? पहले बनाना है गलत सर्किट डायग्राम और मार्क कर देना है, मार्क कर देना है कि भाई ये गलत जुड़ा हुआ है और ये गलत जुड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर बना दो करेक्टेड सर्किट डायग्राम कि ये सही कर दिया आपने, यही एक्टिविटी है। तो ये एक डायग्राम आपको याद करना ही करना है, ये तो कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद में देखो, ये एपरेटस है जो हमने सर्किट डायग्राम में बताया है, वैसे कि वैसे देखो मैं तुमको समझाता हूँ कैसे जुड़ते हैं। ये बैटरी है, बैटरी एलिमिनेटर, ये यहाँ से 6 वोल्ट 8 वोल्ट कुछ निकाल रहा है। ये लाल वाला जनरली प्लस ही होता है, लाल कलर जहाँ दिख जाए वहाँ प्लस समझ लेना। तो ये बैटरी का प्लस है, किससे जुड़ा हुआ है? अमीटर के प्लस से, ये देखो, ठीक। फिर क्या करेंगे? अमीटर का माइनस जुड़ेगा वोल्टमीटर के प्लस से, ये वोल्टमीटर है। यहां पर जुड़ा हुआ है रेजिस्टेंस वायर, यहां पर ऊपर जो वायर हम यहां शो कर रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस वायर पैरेलल होगा वोल्टमीटर के, ये वाला, ये वोल्टमीटर के अंदर ही जुड़ा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। फिर वोल्टमीटर का माइनस ये जुड़ रहा है रियोस्टेट से, ये रियोस्टेट है धारा नियंत्रक, ठीक है। रियोस्टेट का दूसरा एंड जुड़ रहा है की से, और की का दूसरा एंड जुड़ेगा आपके ये बैटरी के माइनस से। ये हो गया सर्किट कंप्लीट। इस की को प्लग जैसे यहाँ लगाओगे सर्किट ऑन हो जाएगा, रीडिंग आने शुरू हो जाएगी। रीडिंग कैसे लेनी है? ये रियोस्टेट है, इसको जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे इस वायर में से जाने वाले करंट का अमाउंट चेंज होगा, यहाँ पर पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है। तो आपको किसी एक को तो फिक्स कर देना है, जैसे अमीटर है या वोल्टमीटर है। मैं यहाँ पर एक बार बना के बता देता हूँ तुमको, दोनों ही डिवाइस ऐसे ही लगे हुए। मैं वोल्टमीटर की बात कर लेता हूँ। यहाँ है 0, यहाँ पर है 1, यहाँ है 2 और यहाँ है 3। 0 से 1 के बीच में 20 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं? 20, 20 डिवीजन, 20 यहाँ है, 20 यहाँ है। एपरेटस की एक होती है रेंज, जिसको हिंदी में हम कहते हैं परास। रेंज को हिंदी में क्या कहते हैं? परास है कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। वोल्टमीटर है तो 3 वोल्ट, इससे ज़्यादा से ज़्यादा कितना मापोगे? 3 वोल्ट, तो वो इसकी रेंज कहलाती है, राइट। तो आप चाहो तो रेंज ऐसे लिख दो 0 वोल्ट 3 वोल्ट, या कई बार ऐसे भी लिखते हैं 0 से 3 वोल्ट, ये इसकी रेंज है, ठीक है। फिर अपन देखेंगे इसमें टोटल डिवीजन कितने हैं, कुल विभागों की संख्या कितनी है बताओ? 20 यहाँ, 20 यहाँ, 20 यहाँ, कितने हुए? 60। फॉर्मूला लगाएंगे लिस्ट काउंट का। लिस्ट काउंट अल्पतमांक, लिस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा सकने वाला कम से कम मान। कम से कम कितना मापोगे? ये एक लाइन जितना, इससे कम भी नहीं माप सकते भाई। ज़्यादा से ज़्यादा तो रेंज हो गई, वो कितनी है? 3 वोल्ट। कम से कम, तब कम से कम कैसे निकालें? तो इसका फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट का, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन।
परास बटा कुल विभागों की संख्या। तो बताओ परास कितना आए थे भाई, रेंज कितनी है 3 वोल्ट, अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 60, तो लिस्ट काउंट कितना आएगा 0.05 वोल्ट। यानी कि इस वोल्ट मीटर की एक डिवीजन की वैल्यू है 0.05 वोल्ट। ठीक है, अब किसी ने रीडिंग पढ़ी, मान लो 10 डिवीजन आए, कितना है 10 डिवीजन, तो वैल्यू क्या बनेगी 10 इंटू 0.05 कितना बनेगा 0.5 वोल्ट। बात भी ठीक है, देखो यहाँ पर 20 है तो 10 यहाँ होगा, इसका बराबर आधा, तो एक का आधा कितना होगा 0.5 वोल्ट। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ वापस सुनना, आपको कभी भी रीडिंग नहीं पढ़नी है, आपको पढ़ना है डिवीजन, कि भाई इसके 5 डिवीजन। देखो यहाँ पर टेबल भी ऐसी ही बनी हुई, देखो टेबल ऐसी बनी है, रीडिंग ऑफ अ मीटर, यहाँ लिखा हुआ है डिवीजन, यहाँ लिखा हुआ है I बराबर N इंटू LC, डिवीजन को N से लिखते हैं। तो मान लो किसी के 5 डिवीजन आए तो यहाँ लिखना है 5, कैलकुलेशन करके यहाँ लिखना है। कैलकुलेशन क्या होगी 5 इंटू 0.05 कितना होगा 0.25 एम्पियर, ये करंट है। ठीक है, प्रोसीजर क्या है सुनो, रियोस्टेट को चेंज करो, सर्किट ऑन करो, रियोस्टेट को एडजस्ट करो, ऐसा एडजस्ट करो कि दोनों में से कोई भी एक मीटर पकड़ लो। जैसे करंट का फिक्स कर दिया कि मैं करंट को 5 डिवीजन पर लाऊंगा, तो करंट जब 5 डिवीजन पर है तब वोल्ट मीटर में कितने डिवीजन है वो नोट कर लो। मान लो जब करंट 5 डिवीजन पर है तो वोल्ट मीटर में 6 है, तो यहाँ 6 लिख दो। तो करंट की वैल्यू कितनी बनी 0.25, वोल्ट मीटर की कितनी बनेगी 0.30 वोल्ट। आई क्या बात समझ में। फिर एक ऑब्जर्वेशन हो गया आपका, कितने लेने 6, फिर क्या करोगे, फिर यहाँ 10 लाओ, 10 पर यहाँ मान लो 12 आ गए तो लिख दो, जो आ रहा है वो लिखना है। एक पर फिक्स चलाना है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे एक पर फिक्स चला, उस पर जो वैल्यू आती है यहाँ लिखते जाओ। आई बात समझ में। तो यहाँ से अपने को 6 करंट की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर अपने पास में 6 हो जाएगा वोल्टेज। फॉर्मूला है R दैट इज V डिवाइडेड बाई I। तो V जैसे 0.30 वोल्ट है, डिवाइड कर दो 0.25 एम्पियर से, कितना आएगा 6/5 1.2 ओम। ऐसा 6 R की वैल्यू हो जाएगी। आगे है मीन ऑफ R, 6 वैल्यू आई है, सुनना 6 क्यों ली, कहेगा 6 क्यों ली, तो अपन ने 11th में ये चीज पढ़ी थी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर। जितनी ज्यादा प्रेक्षणों की संख्या होगी उतनी त्रुटि कम होती जाएगी। ऑब्वियस बात है, किसी काम को बार बार करोगे तो ऑब्वियस है आप उसके बहुत ज्यादा श्योर होते जाओगे, है ना। तो वो कहेगा फिर तो तूने 6 क्यों की, 50 कर लेता। या मान लो एक्सटर्नल आपसे पूछेगा ऐसे कि 100 बार ले रीडिंग क्या होगा, तो तुम बोलना 100 बार लेंगे तो एरर कम होगी, है ना। पर ये प्रैक्टिकल बात नहीं है 100 बार रीडिंग ले, फिर यही धंधा थोड़ी करना है, और भी तो काम है जिंदगी में। ठीक है, 6 मतलब इनफ है, और 6 इनफ है ये डिसाइड किसने किया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, ना मैंने किया ना एक्सटर्नल ने किया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये कहता है कि एक एक्सपेरिमेंट 6 ऑब्जर्वेशन श्योरिटी आ जाएगी। अभी बात समझ में, 6 के नंबर है, कोई 4 ले लेगा तो नंबर काटेगा कि मैं तो 4 ही रीडिंग लूंगा, रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट तो एक में ही आ गया, रिजल्ट तो एक में ही आ गया, 1.2 ओम आ गया रेजिस्टेंस तो, और लेंथ मेरे को पता है जैसे कि 10 सेंटीमीटर है तो डिवाइड कर दो, आ गया रिजल्ट। परंतु ये रिजल्ट नहीं है क्योंकि हम श्योर होंगे। तो याद रखना, पूछेगा कि ये इतने 6 बार क्यों लिया, तो 6 बार क्यों लिया है, श्योर होने के लिए, एरर कम करने के लिए। ठीक है, और सुनो, जिस भी प्रैक्टिकल में मीन निकालते हो तो वहां ध्यान रखना 6 ही वैल्यू आसपास की होगी, 6 ही वैल्यू आसपास की होगी। इसीलिए तो मीन निकाल रहे भाई, एक काम को एक ही तरीके से करेंगे तो एक ही रिजल्ट आएगा, किसी काम को एक ही तरीके से करोगे तो रिजल्ट भी सेम ही रहेगा। तो आपने रियोस्टेट किया तो देखो बात सुनना, करंट जब 5 डिवीजन था तो वोल्टेज 6 डिवीजन था, तो करंट बढ़ाया तो वोल्टेज भी तो बढ़ेगा। ओम्स लॉ यही तो है कि V बढ़ाए तभी तो I बढ़ाए। बात समझे। 5 पे यहाँ लिख रहा है, 6 10 पे आ रहा है 3, तो गलत है। 10 पे 3 कैसे आएगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज कम कैसे होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो वैल्यू उस तरीके से आएगी और अपने आप आएगी। रीडिंग तुमको लेनी है सबको, यहाँ तो मैं तुमको सिखा रहा हूँ रीडिंग कैसे लेनी है। क्या सिखा रहा हूँ, रीडिंग कैसे लेनी है। लैब में जाके सिर्फ रीडिंग ही लेनी है। लैब में जाने से पहले अपने को पता होना चाहिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, क्या कर रहे हैं। बात समझे। उधर जाके सिर्फ, अब आपको समझ में आ गया करना क्या है। की ऑन करी, रियोस्टेट को चेंज किया, अमीटर में 5 डिवीजन, वोल्ट मीटर में कितने नोट कर लो। आगे और चेंज करो, 10 डिवीजन पर कितने, 15 पर कितने, 20 पर कितने, 25 पर कितने, 30 पर कितने। इंस्ट्रूमेंट बंद कर दो, प्रैक्टिकल का काम हो गया है। अब क्या करनी है, कैलकुलेशन। अब काम राइटिंग का है। वहाँ तो सिर्फ रीडिंग ही तो नोट करनी थी, वो तुम कर चुके हो।
आई बात समझ में? तो प्रैक्टिकल पर आपका एपरेटस पर काम इतना ही है कि 5 पर कितना डिवीजन, और अगर तुमको बात समझ में आई हो तो इसीलिए हम डिवीजन देख रहे हैं, रीडिंग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तो हम बैठ के कर लेते हैं आराम से। यहाँ लिख दिया कि 5 10 और उस पर कितना डिवीजन वो लिख दिया, अब कैलकुलेशन करते रहो, सबको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो, रीडिंग आ जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में ग्राफ बनाना है, एक सूटेबल स्केल ले लो, है ना। मैंने तुमको समझाया, जैसे यहाँ आ जाएगा अपना V, यहाँ आ जाएगा I। अब V देखो, जैसे तुम्हारी वैल्यू आ रही है 0.30 वोल्ट की और ऐसी वैल्यू आ रही है, तो एक लाइन ले लो 0.10 वोल्ट, अगली 0.20 वोल्ट, अगली 0.30 वोल्ट, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। यहाँ पर स्लोप ले लेना थीटा, दैट इज डेल्टा V, डेल्टा I। डेल्टा V कैसे लोगे, यहाँ जो पॉइंट लो और यहाँ जो पॉइंट लो, ये लो V2 माइनस V1, ये डेल्टा V आ जाएगा ऊपर वाला V2, नीचे वाला V1। और ऐसे कैसे, यहाँ से ये ले लेना I2 और ये I1, ये आ जाएगा डेल्टा I। R विल बी डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। वापस बोल रहा हूँ और ध्यान से सुनना, ये वाली वैल्यू काम नहीं आएगी, यहाँ जो मीन निकालोगे ये नहीं, यहाँ जो आएगा वो रेजिस्टेंस ये माननी होगा जो ग्राफ से आएगा वो, ठीक है। और रिजल्ट में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट था रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। यहाँ से तो R मिला, लेंथ ऑब्जर्वेशन में माप लेंगे पहले ही मापनी है लेंथ, और लेंथ तो सीधी मापनी है तार के स्केल से। और मैं वापस बोल रहा हूँ 10 सेंटीमीटर का ही देंगे, ठीक है। तो लेंथ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कैसे निकालें, जैसे 1.2 ओम आ गया तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या आएगा, हैं, R पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाई 0.12 ओम पर सेंटीमीटर। यूनिट लिखना पीछे, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का था तो 0.12 ओम पर सेंटीमीटर, ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। ये रिजल्ट में लिखना है, 2 प्रिकॉशन से लिखना है। प्रिकॉशंस क्या होता है, एक प्रिकॉशन तो कॉमन याद रखो, ऑल कनेक्शंस मस्ट बी टाइट एंड प्रॉपर, सभी संयोजन अच्छी तरह से कसे हुए और सही होने चाहिए, पहला। दूसरा, कोई भी वायर हो उससे ज़्यादा समय तक करंट का फ्लो नहीं करवाना। क्यों नहीं करवाना, क्योंकि हम मेजर कर रहे हैं वायर का रेजिस्टेंस, उस वायर में से ज़्यादा टाइम तक करंट का फ्लो होगा तो हीट बनेगी I²R, हीट बनेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो आपने एक बार किया 1.2 आया, दूसरी बार गर्म हो जाएगा, कंडक्टिंग वायर होता है ये, गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस, कंडक्टर है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अगली बार 1.4 आएगा उसी वायर का, उसी लेंथ के वायर का। तो ये एरर क्यों आई, ये एरर तुम्हारी गलती से आई कि तुम वहाँ खड़ी रहे, तुमने डिवीजन पढ़ने में इतना टाइम लगा दिया कि उसमें से ज़्यादा हीट चली गई। बात समझ में आई? इसीलिए तो डिवीजन नोट कर रहे हैं, रीडिंग नहीं पढ़ रहे, फटाफट डिवीजन नोट करने, 5 पर इतने, 10 पर इतने, 15 पर इतने, चलो एपरेटस बंद करो। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से प्रिकॉशंस लिख देना, बाकी सब फाइल में लिखी हुई है, पढ़ लेना, याद करके आना। 4 याद करना, 2 लिख देना, और 2 लिखनी है, 2 ही लिखनी है, 1.5 चीज़ें नहीं करनी। मैं 4 लिखूंगा, मैं तो क्या 8 लिखूंगा, क्यों लिखेगा 8, है ना? जितनी मांगते हैं उतनी लिखनी है, 2 मांगते हैं 2 लिखनी है, 2 ढंग से लिखनी है एकदम प्रॉपर। ठीक है, ये हो गया आपके पहला एक्सपेरिमेंट। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई भी सवाल तुम्हारे मन में होता हो, पूछना हो तो पूछ लेना। हाँ, एक तो लगाया स्लोप से लिया है R, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, दूसरा फॉर्मूला लिया है पर यूनिट लेंथ का, दैट इज R अपॉन L। तो दोनों फॉर्मूले लिखने हैं कि ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, ओम्स लॉ का एप्लीकेशन है। ये है दूसरा एक्सपेरिमेंट। अब देखो दूसरा और तीसरा एक्सपेरिमेंट, इन दोनों में बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। करते क्या है, पहले तो ये समझो ऑब्जेक्ट क्या है। इनमें हमारा ऑब्जेक्ट जो रहेगा, जो हमें करना है वो, वी हैव टू वेरीफाई लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, प्रतिरोधकों के संयोजन के नियम को सत्यापित करना है। रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन के लॉ को वेरीफाई करना है। लॉ क्या है सुनो, कॉम्बिनेशन 2 तरीके से हो सकता है। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन को प्रूव करेंगे, और तीसरे एक्सपेरिमेंट में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रूव करेंगे। मेजर एक्सपेरिमेंट कौन सा आएगा ये तो मैंने बताया नहीं तुमको। तो
तो 12 मेजर एक्सपेरिमेंट है। कितने? 12 है। प्रत्येक को 12 ही सीखने हैं। क्यों? क्योंकि लॉटरी से आएगा, कॉपी में लगे हुए होंगे 12 एक्सपेरिमेंट। आपको कहेगा एक्सटर्नल के कॉपी उठा, कोई भी आप कॉपी उठाओगे, समझे, उस पर वो आपका नंबर लिख देगा, रोल नंबर, कि ये कॉपी इसकी हुई, और उसके अंदर लगा हुआ होगा। तो कौन सा आ सकता है? हैं? कोई भी आ सकता है। ठीक है। और चेंज करवाने की सोचना ही मत। चेंज हो सकता है, नियम है, चेंज हो सकता है। 5 नंबर कटता है तो क्या चेंज करवाओगे? 10 नंबर का एक्सपेरिमेंट है और 5 काट देगा। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज का जो नियम है वो नियम क्या है कि एक रेजिस्टेंस है, मान लो S1, दूसरा है S2, तो सीरीज में इनको जोड़ेंगे तो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस बनेगा S1 + S2। सीधी बात है एकदम, 10वीं में सीख के आए अपन। पर यहाँ क्या करना है, यहाँ इस बात को प्रूव करना है कि ऐसा होता है। भाई आपसे 10th में ये कह दिया कि एक रजिस्टर R1 है, दूसरा R2 है, सीरीज में जोड़ोगे तो R1 + R2 होता है, तो ये तो जानते ही हैं। यहाँ उसको वेरीफाई करना है कि हाँ ऐसा ही होता है। कैसे करेंगे बताता हूँ। और पैरेलल में हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? RP = S1 S2 / S1 + S2, क्योंकि 2 ही होंगे। हाँ बात वही है, 1/RP = 1/S1 + 1/S2। ठीक है, पर 2 ही होता है तो अपन ऐसे फॉर्मूला लगा लेते हैं। आपको इनको दोनों को प्रूव करना है। प्रूव कैसे करते हैं? अब यहाँ से सुनना। इंस्ट्रूमेंट का नाम है मीटर ब्रिज। क्या नाम है? मीटर ब्रिज। और मैं ये क्लास इसीलिए ले रहा हूँ, इस क्लास को लेने का उद्देश्य यही है। पहले तो ये थे NCERT में, कोर्स में, तुम्हारे तीसरे पार्ट में थे। मीटर ब्रिज पूरा था। मीटर ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना ये टॉपिक था, अब हटा दिए। तो तुमने थ्योरी में तो ये पढ़े नहीं, प्रैक्टिकल तो करना ही पड़ेगा। तो इंस्ट्रूमेंट से तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, तो तुमको इंस्ट्रूमेंट को समझना है, तो तुमको मेथड को भी समझना है। ठीक है, तो ध्यान से समझो क्या है। नाम रखा मीटर ब्रिज। नाम क्यों रखा? काम करता है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल हमारे कोर्स में है कि नहीं है? है। क्या प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज का? प्रिंसिपल है कि भाई यहाँ पर अगर मान लो रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है, यहाँ पर मान लो R2 लगा हुआ है, यहाँ मान लीजिए R3 लगा हुआ है, और यहाँ पर मान लीजिए R4 लगा हुआ है, बीच में गैल्वेनोमीटर ब्रांच लगी हुई है। अगर यहाँ से IG 0 है, यानी कि गैल्वेनोमीटर ब्रांच से करंट नहीं जाता है, उस केस में R1 / R2 मस्ट बी इक्वल टू R3/R2। कि भाई जब गैल्वेनोमीटर वाली भुजा से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो संतुलन प्रतिबंध प्राप्त होता है, R1/R2 = R3/R4। ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है। काम क्या करता है? काम कहाँ आता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज क्या है? वेरी गुड। अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर सकता है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकता है। ठीक है। तो इससे, इस व्हीटस्टोन ब्रिज से इंस्पायर होके एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसका नाम रखा गया मीटर ब्रिज। अब मीटर नाम क्यों रखा? क्योंकि इसमें वायर होता है वो 1 मीटर लेंथ का होता है ना। और देखो तुमको शायद ही पता होगा, पता है क्या? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो इसमें स्केल लगी हुई, इसमें 100 लिखा हुआ होगा, तो वो है सेंटीमीटर में। आई बात समझ में? अब ये काम कैसे करता है तो देखो, इंस्ट्रूमेंट को देखना ध्यान से। 1 मिनट में फोटो ले लेता हूँ इंस्ट्रूमेंट का, यहीं पे ही देख लो, फिर लैब में पूछना नहीं पड़ेगा तुमको कि ये क्या है ना। ये जो दिख रहा है तुमको लकड़ी का बॉक्स दिख रहा है, ये मीटर ब्रिज है। इसमें यहाँ पर ये एक तार लगा हुआ है पूरा। ये तार 1 मीटर का है। कितना है? 1 मीटर का है। अब देखो यहाँ पर ये L स्ट्रिप लगी हुई दिख रही है, दिख रही है? इधर भी एक L स्ट्रिप लगी हुई है। अब सुनो, ये बैटरी है, बैटरी के प्लस से हमने इसे यहाँ कनेक्ट कर दिया मीटर ब्रिज को। यहाँ पर इन दोनों पॉइंट पर ये लगा हुआ है रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स। ये कैसे काम करता है? तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, इस पर ऐसे स्ट्रिप लगी हुई है, ऐसे पूरी ऐसे, और यहाँ पर बीच बीच में कीज डाली हुई है, और हर एक की के आगे ऐसे लिखा हुआ है 1 ओम या 2 ओम या 2 ओम ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें जब यहाँ से करंट फ्लो होता है तो तुम जो की बार निकाल देते हो, जैसे 1 ओम की तुमने यहाँ से 1 ओम की बार निकाल दी, तो अब जो करंट जाएगा इसके अंदर तार है, ऐसे गूंथे हुए हैं तार है, उनका रेजिस्टेंस है कितना है? 1 ओम। तो जब 1 ओम यहाँ से निकाल दोगे तो करंट उस 1 ओम वाले में से होकर जाएगा। यहाँ तो बाईपास जा रहा है ऊपर से, तो कॉपर स्ट्रिप से पर्टिकुलर जो तुमने निकाल दिया उतना रेजिस्टेंस उसमें ऐड हो गया है। बात समझ में आई? जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स से तुमने 1 ओम निकाल दिया है, तो यहाँ पर तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1 ओम।
एक निकाला हुआ है, 2 और निकाल दिया तो कितना हो गया 3 ओम, क्योंकि एक तो निकाला हुआ ही था, 2 और निकाल दिया, अब कितना हो गया 3 ओम, और 2 का निकाला हुआ एक का वापस डाल दिया तो अब कितना हो गया 2। ऐसे काम करता है रेजिस्टेंस बॉक्स। यानी कि मैंने यहाँ पर नॉन रेजिस्टेंस लगा दिया, नॉन है, पता है हमको, एक निकालोगे तो 1, 2 निकालोगे तो 2, तुमको पता है, तुमने ही निकाला है, ठीक है। आगे देखो, ये कॉमन ब्रांच है, इसको जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड ये जुड़ा हुआ है जॉकी से, ये जॉकी होती है, जॉकी में यहाँ मेटल होगा, यहाँ मेटल होगा, बीच में प्लास्टिक है ना। इस जॉकी को जैसे मैं इस वायर पे कहीं पे भी टच करवाऊंगा तो इस ब्रांच में से भी करंट जाने लगेगा, 5वीं ब्रांच बनेगी गैल्वेनोमीटर के बीच वाली। ये कहाँ गई, ये वाली ब्रांच, आई बात समझ में। तो वो तुमसे पूछेगा एक्सटर्नल के ये जॉकी क्यों लगे रे, तो तुम कहोगे कि जॉकी लगे सर कनेक्शन के लिए, तो वो क्या करेगा, खोल देगा इसको, यहाँ से खोल के तार लगा देगा कि ये देख अभी तो रीडिंग आ रही आएगी, क्योंकि तार तो कंडक्टिंग ही है। यहाँ मेटल है, ध्यान से समझना, यहाँ मेटल है, यहाँ मेटल है, ये पूरा अंदर मेटल है, बाहर प्लास्टिक है। तो अब तुम बताओ जॉकी का यूज क्या हो सकता है। जॉकी का यूज ये तो है नहीं कनेक्शन, तो तार सीधा लगा देते। तो इसका यूज क्या है, इसका यूज है कि ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस ऐड नहीं हो। तार को हाथ से पकड़ोगे तो तुम्हारा भी तो रेजिस्टेंस ऐड होगा, तुम भी तो कंडक्टर हो, क्या नहीं हो, तुम क्या हो स्टूडेंट, बेटा के कंडक्टर हैं कई बस में जरूरत है आई बात समझ में। तो बताना कि ये बाहर प्लास्टिक है, सो दैट कि अपनी बॉडी का रेजिस्टेंस इसमें ऐड नहीं हो, बाकी काम तो ये करेगा तार से ही सीधा। मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि वाइवा में क्या पूछेंगे, ये पूछेगा वाइवा में, यही पूछेगा वाइवा में, ठीक है, कि मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं, पूछेगा कि इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों है नाम मीटर ब्रिज, 1 मीटर का वायर है और व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है ना। तो ये ऐसे आजकल ऐसे ही तो रखते हैं नाम। वो देखो विराट कोहली ने वो अनुष्का ने उनके क्या नाम रखा है, लड़की का नहीं, वो उनकी जोड़ी का नहीं, वो हाँ जोड़ी का, विरुष का, हाँ वैसे मीटर और ब्रिज, मीटर तो लेंथ है और ब्रिज कहाँ से लाया है, व्हीटस्टोन से, ऐसे बनाया नाम, ठीक है। और सुनो आगे देखो, छुट्टी हो गई क्या, और देखो यहाँ पर 2 एंड है और यहाँ एक वायर लगा हुआ, दिख नहीं रहा है तुमको, पतला वायर है, वो एक वायर यहाँ लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है। यहाँ जो वायर लगा हुआ है इसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, परंतु जब तुम जॉकी को, इस जॉकी को उठा के यहाँ रखते हो तब यहाँ पर 5 रेजिस्टेंस बन गए हैं, या 5 ब्रांचें बन गई, ब्रिज बन गया। कैसे बना देखो समझो, ये तार है, इसका भी तो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये नंबर 1, दूसरा जॉकी को यहाँ लगाया तो इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस नंबर 2, आई बात समझ में। फिर ये रेजिस्टेंस नंबर 3, और इतना बचा हुआ जो पार्ट है ये 100 - L हो जाएगा कि नहीं होएगा। मान लो यहाँ L लेंथ तक तुमने रखी है जॉकी, तो ये L है तो बचा हुआ 100 - L है, तो इसका रेजिस्टेंस नंबर 4। और अब गैल्वेनोमीटर ब्रांच का रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस ये नंबर 5। अब सुनो, मान लो L वो लेंथ है जहां पर मैं इसको जॉकी को रखता हूं, तो इसमें डिफ्लेक्शन 0 आता है, कितना आता है 0। अब क्या हुआ, ब्रिज बैलेंस हो गया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ब्रांच से जब करंट नहीं जाता है तब ब्रिज बैलेंस्ड है, और ब्रिज अगर बैलेंस्ड है तो 1/2 मस्ट बी इक्वल टू 3/4, राइट। तो अब देखो मैं नाम लिखता हूँ, 1 वाला जो रेजिस्टेंस है इसका नाम है R, ये नॉन रेजिस्टेंस है मेरे को पता है R कितना, 1 ओम निकाला है तो 1 ओम, 2 ओम निकाला है तो जो रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला है वो, इसको टेबल में लिखेंगे रेजिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध, ये नंबर 1 R, ठीक है। इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, सुनना, ये जो वायर है यहाँ पर जो वायर लगा हुआ है, इस वायर की यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है RCM, तो L लेंथ का कितना होगा RCM × L, ठीक है। अच्छा, इसका तो मेरे को पता नहीं, 3 का, इसका मैं नाम लिख देता हूँ S, अननोन रेजिस्टेंस, राइट। तो इस पार्ट का कितना होगा रेजिस्टेंस बताओ, 100 - L × RCM। अगर यहाँ पर विक्षेप 0 है, डिफ्लेक्शन 0 है गैल्वेनोमीटर में, तो कंडीशन क्या बनेगी बोलो, R डिवाइडेड बाई RCM × L इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 100 - L × RCM से RCM काट दो, क्योंकि मुझे पता थोड़ी है पर यूनिट लेंथ का कितना है, और वैसे भी कट रहा है। फाइंड आउट क्या करना है, S बराबर क्या बनेगा बोलो फॉर्मूला, S इक्वल्स टू ये इधर आ जाएगा
100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल इंटू, ये आ गया फॉर्मूला मीटर ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने का फॉर्मूला। मीटर ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल इंटू आर। आर क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध। एल क्या है? एल वो लेंथ है जिस पर गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्केल जो लगी हुई है, साफ कर दो अब इसको। यहाँ पर जो स्केल लगी हुई है, इस स्केल को देखो, उल्टी और सीधी दोनों हैं, दो स्केलें हैं तुम्हारी सुविधा के लिए कि मान लो यहाँ बैलेंस हुआ तो तुम्हें तो रीडिंग पढ़नी है, इधर से 35 है और नीचे ही लिखा हुआ है 65, एक स्केल इधर से आ रही है, क्या फायदा होगा? हाँ, एल भी आ गया और नीचे देख लो 100 माइनस एल भी आ गया, दोनों आ गए। ठीक है, इंटू आर कर दो, रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अब सुनो, अब मुद्दे पर आते हैं कि सीरीज और पैरेलल कैसे अपन वेरीफाई करेंगे। तो देखो, आपको दो तार दिए जाएंगे, आपको इस प्रैक्टिकल में दो तार देंगे। पहले एक तार को यहां लगाया, इसको बोल दिया S1, यहां से 1 ओम निकाला, बैलेंस लेंथ निकाली, तो अपने को S1 की एक वैल्यू मिल जाएगी। हम श्योर होने के लिए एक बार फिर से करेंगे इसको, तो क्या करेंगे, दूसरी बार इसी वायर को रखना है, यहां से 2 ओम निकालना है, बैलेंस लेंथ अपने आप चेंज हो जाएगी। टेबल बताता हूं मैं तुमको, ये चलो एक्सपेरिमेंट 3 की आगे कोई दिक्कत नहीं है, चलेगी। इस तरीके से टेबल बनेगी कि कौन सा रजिस्टर लगाया, पहला लगाया रजिस्टर कौन सा लगाया, फर्स्ट S1। रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना निकाला, पहले 1 ओम निकाला, फिर 2 ओम निकाला। जब 1 ओम निकाला तब बैलेंस लेंथ कितनी आई, तुमको समझाने के लिए बता देता हूं। मान लो आई 40, तो 100 माइनस एल कितना हो जाएगा, 60। यहां लिखेंगे S इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, 60 अपॉन 40, 3/2 1.5 ओम। ठीक है, अब जब तुम यहां से दूसरी बार 2 ओम निकालोगे तो बैलेंस लेंथ अपने आप चेंज हो जाएगी, है ना, और चेंज होकर शिफ्ट हो जाएगी। मान लो मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूं, यहाँ 60 और यहाँ 40 हो जाएगा, ऐसा होएगा, याद मत करना कि ऐसा ही ऐसा होएगा, मतलब ऐसी रीडिंग आ जाएगी। तो अब तुम जब करोगे 40 अपॉन 60 इंटू 2 करना पड़ेगा ना, पिछली बार क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 ही था। अब यहाँ पे 2 इंटू करोगे तो इसके आसपास की ही वैल्यू यहाँ भी आएगी, क्योंकि एक ही तो वायर है। तो इसकी ये जो 2 वैल्यू आएगी, इसका हम मीन निकाल देंगे और यहाँ लिख देंगे। मान लो यहाँ मीन आ गया 1.6 ओम मान लीजिए। तो अब मैं पहले वायर का रेजिस्टेंस कितना मान लूंगा, 1.6 ओम। ठीक है, हो गया, पहले का तो निकल गया। अब क्या करना है, अब इस वायर को यहाँ से खोलेंगे, जो दूसरा वायर दिया हुआ होगा उसे लगाएंगे, सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, दूसरे का भी रेजिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे कैसे, मान लो दूसरे का आया 1.4 ओम। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर इन दोनों वायर को सीरीज में जोड़ना है दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए, तो और तीसरे के लिए जोड़ना है दोनों वायर को पैरेलल। तो सीरीज में जोड़ने का क्या मतलब है और पैरेलल जोड़ने का क्या मतलब, इसमें है ना फोटो लिए हुए है, एक मिनट बताता हूँ और बताता हूँ तुमको। और ये 2 वायर है, ये एक बना देता हूँ मैं, ये इतना एक वायर है, ये देखो, ये यहाँ तक एक वायर था, और दूसरा जो वायर है उसको इसके साथ में यहीं पे ऐसे ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, और मीटर ब्रिज में जहाँ पहले हम सिंगल वायर लगा रहे थे, अब एक एंड यहाँ लगेगा मीटर ब्रिज में, दूसरा ये एंड लगेगा, हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। इसकी रीडिंग ले लो वापस से, 1 ओम और 2 ओम की। टेबल पर आओ, टेबल पर आओ। मान लो जब तुम सीरीज में जोड़ के रीडिंग लेते हो और उसका कंक्लूजन निकला तुम्हारे, मान लो 3.1 ओम, तो तुमको लिखना है कि भाई थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, पहला 1.6 है, दूसरा 1.4 है, कितना आएगा 3.0। ये तो वैल्यू हो गई तुम्हारी थ्योरेटिकल, और प्रैक्टिकली कितनी आई है 3.1 ओम। डिफरेंस कितना है, 0.1 ओम का नेग्लिजिबल है। थ्योरी ये कह रही है कि वैल्यू आनी चाहिए 3 ओम, और प्रैक्टिकली कितनी आई है, उसके आसपास ही आ रही है 3 के, 50 तो नहीं आ रही। थ्योरेटिकल वैल्यू है अपनी 3 और प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू है 3.1। तो लिखना है कि डिफरेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, सीरीज कॉम्बिनेशन का लॉ वेरीफाई हुआ। पैरेलल में क्या करेंगे, पैरेलल में दोनों वायर को पैरेलल जोड़ के लगाएंगे। पैरेलल कैसे जोड़ते हैं वो भी देख लेते हैं। पैरेलल जोड़ोगे तो दोनों के सेम एंड कनेक्ट करने हैं आपस में जोड़ेंगे।
ऐसे बन जाएंगे। फिर एक एंड यहाँ लगाओ, दूसरा यहाँ लगाओ, ये दोनों अलग अलग वायर रहेंगे, दोनों के सेम टर्मिनल कनेक्ट होंगे। बात फर्क समझ में आया? एक में तो एक का एंड यहाँ पर, दूसरे का यहाँ, और दोनों के दूसरे एंड आपस में जोड़ देना, ऐसे जुड़ेंगे ऐसे। और पैरेलल में ये एंड और ये एंड आपस में जुड़ेंगे और इसको मीटर ब्रिज पे लगाना है। फर्क समझ में आ गया? बस इतना ही अंतर है दूसरे और तीसरे एक्सपेरिमेंट में, बाकी सब कुछ सेम है। और एक और अंतर रहेगा, वो क्या रहेगा? थ्योरेटिकल वैल्यू ऐसे नहीं निकालनी है, सीधे मत जोड़ देना। पहला रेजिस्टेंस 1.6 है, दूसरा 1.4 है, तो थ्योरेटिकल वैल्यू भी तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, 1.6 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई 1.6 प्लस 1.4, अराउंड 1.2 के आसपास आएगा रिजल्ट। सॉरी 0.67 के आसपास आएगा, 0.6 या 0.7 ऐसी वैल्यू आएगी। फर्क समझ में आया? तो दोनों में डिफरेंस तुम लिख लेना, बस इतना करना है। ये हो गए आपके कितना एक्सपेरिमेंट? 3, पहला, दूसरा और तीसरा। अब सवाल कुछ और भी रह गए, जैसे एक तो ये सवाल तुमसे पूछेगा कि मीटर ब्रिज का वायर जो 1 मीटर का होता है, ये कौन से मटेरियल का बना हुआ है? हाँ, तो सुनो, हम एक थ्योरी में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना, कि भाई जिनके लिए थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू हाई होती है, उन मटेरियल्स में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में वेरिएशन हाई होता है। ठीक है, जिनके लिए थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नेगेटिव होता है, उनमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है। तो ऐसे तो कौन होंगे? सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स, राइट। वैल्यू हाई होती है ना, ऐसे मटेरियल्स, कॉपर वगैरह, ये मटेरियल्स ऐसे हैं, है ना, तो कॉपर में थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंज आ जाएगा। कुछ ऐसे मटेरियल्स है, एक्चुअली अलॉयज है, जिनको हमने बनाया है, तैयार किया है, जिनमें थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम होती है। वैल्यू तो पॉजिटिव होती है परंतु कम होती है, तो उनमें क्या फ़र्क पड़ेगा? उनमें टेम्परेचर ज़्यादा कम होने से रेजिस्टेंस बहुत कम चेंज होगा। ऐसे मटेरियल से हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के वायर बनाते हैं। तो मीटर ब्रिज का जो ये वाला वायर है, ये उस मटेरियल का बना हुआ होगा जिसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा का मान कम होता है। ऐसे पदार्थ है, अलॉय हैं, मिश्र धातुएं हैं। कौन से नाम याद रखना? निक्रोम, मैंगनीन और कॉन्स्टेनन, 3 नाम याद रखना। तो ये तार कौन से मटेरियल से बना हुआ होगा? निक्रोम, मैंगनीन या कॉन्स्टेनन से बना हुआ होगा। पूछेगा तुमसे, पूछेगा ऐसे हाथ रख के पूछेगा कि ये कौन से मटेरियल का बना हुआ है? कौन से मटेरियल का है? निक्रोम, मैंगनीन और कॉन्स्टेनन का। क्यों बनाया? अल्फा कम होता है। अल्फा कम क्यों रखना है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसका रेजिस्टेंस चेंज हो, क्योंकि हमने फॉर्मूले में आरसीएम से आरसीएम काट दिया था, है ना। रेजिस्टेंस चेंज होगा तो रिजल्ट अफेक्टेड होगा। और सुनो, पूछेगा कि ये जो मटेरियल है, क्या इनका भी रेजिस्टेंस तो होगा ना? देखो, मैंने तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जोड़ा, 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये और 5वां गैल्वेनोमीटर ब्रांच का, सही है। और अब तुमको समझ में आ गया होगा हाथ से क्यों नहीं पकड़ना था तार को, 5वां रेजिस्टेंस अफेक्टेड हो जाता। ठीक है, अब सुनो, क्या इसका रेजिस्टेंस नहीं होगा? देखो, मैंने तार तो यहाँ लगाया, करंट इसमें से भी तो जा रहा है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ मैंने कॉपर की मोटी पट्टियाँ लगाई है। मैंने क्या लगाई? मतलब जिसने इंस्ट्रूमेंट बनाया उसने लगाई है कॉपर की मोटी पट्टियाँ, थिक, अपने बोल दो क्या बोलते हैं इसको, प्लेट्स। ठीक है, ठीक है। एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसमें यहाँ जानबूझ के देखो कितनी मोटी पट्टी लगी हुई है, तो इतनी मोटी प्लेट है तो इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा। ये कॉपर की है और मोटी है तो इनका रेजिस्टेंस कम होगा। कॉपर कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है ना, तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस कम होगा। ये देखो, ये स्ट्रिप और ये स्ट्रिप, ये कॉपर की होगी। रेजिस्टेंस वायर बहुत पतला होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हमको डिटरमाइन करना, इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो जितना पतला तार होगा उतना रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा। यहाँ कोई मोटा तार लगा दोगे रीडिंग नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? फिर उसका रेजिस्टेंस ही कम है। आई बात समझ में? तो मटेरियल का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी तो सर्किट डायग्राम में तो कोई दिक्कत ही है नहीं, बाकी तो तुमने देख रखे हैं सारे, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर तुम जानते ही हो, थ्योरी में तुम्हारे पूरा कोर्स में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमसीजी, ये एमसीजी हैं सारे, ठीक है। कितने हुए प्रैक्टिकल है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है समझना, इनको थोड़ा ध्यान से समझना। चौथे प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट है, यू हैव टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन प्राइमरी सेल। आपको एक सेल दिया हुआ है
और इस सेल को बोल रहे हैं प्राइमरी सेल, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक सेल। आपको प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब यहाँ सबसे पहला तो सवाल ये उठता है, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, प्राइमरी सेल कौन से होते हैं? तो सेल वो डिवाइस है जो सर्किट में स्टेडी करंट मेंटेन करता है, स्थायी धारा देता है। सेल केमिकल एनर्जी को यानी कि रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। प्राइमरी सेल वो होता है जिसमें सिंगल रिएक्शन होती है, रिएक्शन होगी सिंगल, यानी कि केमिकल कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल वापस केमिकल नहीं बन सकती। सेकेंडरी सेल वो होता है जिसमें ये प्रोसेस रिवर्स हो सके। आसान भाषा में समझें तो वो जो सेल चार्ज हो सकता हो वो तो है सेकेंडरी सेल, और जिसको चार्ज नहीं करें, एक बार यूज किया और फेंक दिया, वो होगा प्राइमरी सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल के दो बड़े एग्जाम्पल हैं, एक है लेक्लांसी सेल और दूसरा है डेनियल सेल। ठीक है, यहां हम एक लेक्लांसी सेल लेंगे एज अ प्राइमरी सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? सेल के अंदर जब करंट चलता है तो इलेक्ट्रोलाइट उस करंट का अपोज करता है, उस रेजिस्टेंस को हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा सेल के भीतर धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा कौन उत्पन्न करेगा? विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्ट करेगा, उसको बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर। ठीक है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इन पर ये डिपेंड करता है, पूछेगा तुमसे, है ना। अब देखो डिटरमाइन कैसे करते हैं। इसे डिटरमाइन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज लेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोटेंशियोमीटर। क्या नाम है? पोटेंशियोमीटर। ये पूरी तरीके से तुम्हारे कोर्स से हटा दिया, तो इसको थोड़ा यहाँ पर समझ लेना। हिंदी में बोलते हैं इसको विभव मापी, है ना। आइए मैं तुमको पूरा समझाता हूँ, फिर एक सवाल पूछूंगा, है ना, तो थोड़ा इसको समझना ताकि तुम उस सवाल का जवाब दे पाओ। पोटेंशियोमीटर में क्या होता है? पोटेंशियोमीटर में जैसे तुमने यहाँ देखा मीटर ब्रिज में एक तार था 1 मीटर का, वैसे ही तार होंगे, परंतु तार होंगे 10। उसमें एक तार था, ये देखो इसमें कितने तार हैं? 10। सिंगल वायर का है तो मीटर ब्रिज बोलना है ना। और ऐसे 10 तारों, कहीं 8 भी हो जाते हैं, वैसे अपने लैब में 8 वाला है नहीं, सारे 10 वाले ही हैं। ठीक है, तो 10 वायर है तो ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर नाम से ही समझ में आ रहा है क्या मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। नाम है पोटेंशियोमीटर है, विभव मापेगा। ठीक है, तो इसकी विभव मापी की सहायता से हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वी कैन अचीव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सेल। ठीक है, कैसे अचीव करते हैं उसको समझते हैं। उसको समझने से पहले पोटेंशियोमीटर को समझते हैं। पोटेंशियोमीटर का कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा उसमें हमेशा एक इसका प्राइमरी सर्किट बनता है। पोटेंशियोमीटर का खुद का एक प्राइमरी सर्किट है, सर्किट का नाम प्राइमरी सर्किट है। ये जो पोटेंशियोमीटर है इसका खुद का एक प्राइमरी सर्किट होगा, है ना। तो इसका प्राइमरी सर्किट याद कर लो, कैसे करना है। यहां पर एक लगाओ बैटरी, ये बैटरी, ठीक है। बैटरी का नेगेटिव एंड जुड़ेगा की से, और की से दूसरा एंड जुड़ेगा रियोस्टेट से। याद आ रहा है, कुछ ओम्स लॉ में भी तो ऐसे ही है, इतना तो ओम्स लॉ में भी ऐसे ही है ना। यहाँ पर लग जाएगा आपने रियोस्टेट एंड दिस इज बैटरी। यहाँ जुड़ जाता है, देखो ये पॉइंट ए और यहाँ मैं लिख देता हूँ ये पॉइंट बी। अब ये जो ए और बी टर्मिनल है ये पूरा पोटेंशियोमीटर है। तार 10 है, सर्किट में तो मैसेज शो करेंगे कि ए से बी ये पूरा पोटेंशियोमीटर हो गया। अब यहाँ समझें तो ये वाला जो पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, ये देखो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। देखो ए पहले तार से यहाँ से कनेक्टेड है और बी यहाँ पर खत्म हो रहा है। पूरे आगे 10 तार ए से बी के बीच में, तो ये लग गया पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट होता है। कैसा सर्किट है ये? प्राइमरी। तो पोटेंशियोमीटर का कोई भी एक्सपेरिमेंट हो उसमें प्राइमरी सर्किट तो चेंज होगा ही नहीं, प्राइमरी सर्किट तो चेंज होगा ही नहीं, ये तो याद करना ही है। चेंज कहाँ होगा? सेकेंडरी सर्किट में। हमारा एप्लीकेशन क्या है, हमें क्या करना है पोटेंशियोमीटर से, उस हिसाब से हम सेकेंडरी सर्किट को एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या निकालना है? प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ थोड़ा सा शब्दों का कंफ्यूजन है। सेल है प्राइमरी, है ना, तो प्राइमरी सेल प्राइमरी सर्किट में नहीं लगेगा। प्राइमरी सर्किट में तो बड़ी बैटरी लगी हुई है, ये प्राइमरी सेल नहीं है, यहाँ तो बैटरी है।
ठीक है। प्राइमरी सेल सेकेंडरी सर्किट में लगता है। तुमसे सर्किट देख के पूछेगा प्राइमरी सेल कहाँ है, तुमसे पूछेगा जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला है वो सेल कहाँ है, तो देखो वो सेल यहाँ लगेगा, ये है वो सेल। सेल है तो सिंगल ही बनेंगे। इस सेल के पैरेलल में यहाँ लगता है रेजिस्टेंस बॉक्स RB, और यहाँ पर लगेगी एक दूसरी की K2, अब इसका नाम K1 कर देता हूँ, ये K2, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर यहाँ लगेगा गैल्वेनोमीटर। तार के ऊपर जब भी तार जाता है तो हम ऐसे शो कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगी जॉकी, ये इसका सर्किट है, ये सर्किट है सेकेंडरी डायग्राम का, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है यहाँ समझना, कैसे काम करता है सुनना। यहाँ पर जॉकी को जब मैं यहाँ लगाता हूँ तो देखो इतने पार्ट का एक रेजिस्टेंस आ गया सर्किट में, और ऑब्वियस बात है यहाँ से एक करंट भी चल रहा है इसमें, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या बनेगा, वोल्टेज। तो इस वायर का भी एक वोल्टेज बन रहा है, एक वोल्टेज यहाँ भी है, इसको मैं लिख देता हूँ एप्सिलॉन P, EMF ऑफ प्राइमरी सेल, ठीक है। अब सुनना, जब इसके EMF की वैल्यू ज़्यादा है और इसकी वैल्यू कम है तो करंट यहाँ से इसमें जाएगा। इसका वोल्टेज ज़्यादा है और ये कम है तो करंट यहाँ से इसमें जाएगा। मतलब एक बार गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्शन देगा, एक बार गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्शन देगा। भाई या तो ये वोल्टेज ज़्यादा होगा या ये ज़्यादा होगा, है ना। बात समझना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रिंसिपल पे काम करता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, x = V/L, विभव प्रवणता, प्रति एकांक लंबाई विभव पात, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ देखो जैसे जैसे मैं इसकी लेंथ बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लेंथ बढ़ाऊंगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में। तो एक ऐसी लेंथ आएगी जिस पर इस पार्ट का वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों बराबर हो जाएंगे। आई क्या बात समझ में। उस लेंथ पर करंट कहाँ जाएगा भाई, करंट याद है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, ये हाई ये लो तो करंट ऐसे चलेगा, ये हाई ये लो तो करंट ऐसे चलेगा। दोनों बराबर है तो करंट नहीं चलेगा। बस मुझे वही पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर दोनों बराबर है। तो मैं इस जॉकी को जानबूझ के ऐसी जगह पर लगाऊंगा, ऐसी जगह पर लगाऊंगा जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आता है, 0। उसको बोलूँगा बैलेंस लेंथ। पहले मैं इस की को ऑफ रखता हूँ, अब सुनते जाना। इस की को ऑफ रखता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ ये बैटरी जुड़ी हुई है और बैलेंस लेंथ आ गई मान लो L1। तो इस वायर की पर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ग्रेडियंट x है, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट x है, यानी पर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल x है। तो L1 लेंथ का कितना होगा, x × L1, वो बराबर होगा एप्सिलॉन P के। भाई इसे भूल जाओ, ये तो लगा हुआ ही नहीं है। यहाँ कितना वोल्टेज है, एप्सिलॉन P। L1 लेंथ का कितना बनेगा, x × L1, दोनों बराबर ही तो हैं, इसीलिए तो गैल्वेनोमीटर से 0 डिफ्लेक्शन जा रहा है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। इसकी यूनिट लेंथ का पोटेंशियल है x, तो L1 लेंथ का कितना बनेगा, x L1, और यहाँ पर करंट है 0, इसका मतलब x L1 बराबर एप्सिलॉन P। राइट और रॉन्ग, पहली कंडीशन। दूसरी बात, अब सुनो, अब इस ई की को भी ऑन करेंगे और यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकाल देंगे R का मतलब समझे, वापस रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 ओम निकाला तो 1, 2 निकाला है तो 2, वो हो जाएगा R। अब जब मैं बैटरी के EMF में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर देता हूँ तब क्या वो EMF होगा, टर्मिनल वोल्टेज होगा, टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। और अब वापस से बैलेंस लेंथ ढूंढता हूँ, मान लो मिली L2, तो इस बार मैं लिख देता हूँ x × L2 = V। समझे। अब बताओ एप्सिलॉन और V में क्या रिलेशन है। क्या हो जाएगा, V = -IR। तो यहां से IR बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन -V। R बराबर क्या हो जाएगा, -V/I। और इस I को सिंपली क्या लिख सकते हैं, V/R। इस I की जगह V/R लिखेंगे तो बनेगा एप्सिलॉन -V/V × R। सही है कि गलत। ये फॉर्मूला तुम्हारा थ्योरी में भी है, ये तो फॉर्मूला थ्योरी में भी है इंटरनल रेजिस्टेंस का।
R बराबर एप्सिलॉन माइनस V बटा V इंटू R। अब यहाँ से वैल्यू देखो, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है XL1, V की वैल्यू क्या है XL2। पुट कर दो, पुट करोगे तो क्या बनेगा भाई, ये पुट कर दोगे तो क्या बनेगा बोलो, R बराबर एप्सिलॉन की जगह आएगा XL1 माइनस XL2 डिवाइडेड बाई XL1 इंटू R। X कॉमन लेके कट जाएगा, X बार आके कट जाएगा, तो स्मॉल r इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 आएगा, सॉरी यहाँ पर अपॉन L2 इंटू, ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम चौथे प्रैक्टिकल में। फाइल में ये सीधा लिखा हुआ है, आया यहाँ से, फाइल में तुमने ये सीधा लिखा है कि पोटेंशियोमीटर से सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला स्मॉल r इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। अब प्रैक्टिकल में क्या करना है बताओ, एक तो L1 निकालना है, एक L2 निकालना है और एक R निकालना है। और सुनो, चूंकि यहां पर जो ये रेओस्टेट है इसे हम छेड़ते नहीं है, तो L1 तो तुम पहली बार निकालोगे, जितना आएगा उतना आ गया। फिर क्या करो, बात सुनना, पहले इसे ऑफ करेंगे, K2 ऑफ रहेगा, K2 ऑफ रहेगा, K1 ऑन रहेगा, जो लेंथ आएगी वो बैलेंस लेंथ आएगी L1, L1 जो भी आई वो नोट कर ली। फिर क्या करना है, फिर इसे ऑन करो, यहाँ से 1 ओम निकालो, बैलेंस लेंथ लो, वो आ जाएगी आपकी L2, ठीक है। फिर L1 वापस नहीं लेनी, क्यों नहीं लेनी, कि L1 सेम ही आएगी, क्योंकि तुमने प्राइमरी सर्किट में तो कुछ बदला ही नहीं। L1 कहाँ से आ रही है, प्राइमरी सर्किट, भाई इसका EMF तो कांस्टेंट है, EMF कांस्टेंट चीज़ है, तो ये कांस्टेंट है, तो L1 सेम ही आएगी। तो L1 हम एक बार ही निकालते हैं, L1 हम एक बार ही निकालेंगे। L2 पहले आई, L2 1 ओम पर, फिर क्या करेंगे, L2 निकालेंगे 2 ओम पर, फिर L2 निकालेंगे 3 ओम पर, फिर L2 निकालेंगे 4 पर, फिर 5 पर और फिर 6 पर। ध्यान से सुनो, ये एक ऐसा प्रैक्टिकल है और एकमात्र ऐसा प्रैक्टिकल है जिसका फॉर्मूला देखो R और इधर R, मतलब कैपिटल R बढ़ेगा तो स्मॉल r भी बढ़ेगा। इसमें एवरेज मत लेना, इस प्रैक्टिकल में एवरेज नहीं लेते हैं, मीन वैल्यू लेनी नहीं है, क्योंकि हर बार ज़्यादा ही आएगा। इसमें हम रेंज लिखेंगे, बताता हूँ मैं तुमको कैसे करना है। प्राइमरी सेल का ही एग्जाम्पल है, प्राइमरी सेल है, प्राथमिक सेल है। अब प्रैक्टिकल में तुम यहाँ देखो ध्यान से, जहाँ मेरे को प्राइमरी सेल लगाना था, यहाँ पर, यहाँ मैंने ये वाला सेल लगाया है, ये देखो, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ये देखो मैंने कौन सा सेल लगाया, बड़ा वाला, ये रेडियो वाला सेल, इसको A बैटरी बोलते हैं, A। फिर इससे पतला आता है AA, जो अपन घड़ी में डालते हैं, फिर उससे ही पतला आता है AAA, जो अपन टीवी के रिमोट में उसमें डालते हैं, इससे और 4A भी आता है, समझे, A बैटरी है। तो ये क्यों लगा दिया, तो सुनना ध्यान से भाई, अपन लैब में ऐसा तैयार करें, ये लैक्लांसी है और ये भी लैक्लांसी है, तो तुम्हारे घर पे तुम घड़ी में जो सेल डाल रहे हो वो भी लैक्लांसी है, वो AA है, उसका साइज छोटा है बस। टीवी में जो आ रहा है वो भी लैक्लांसी है, प्राइमरी है ना, सारे यूज करके फेंक देते हैं, प्राइमरी ही है, और सारे के सारे क्या है, लैक्लांसी। अंतर क्या है, अंतर सुनो, यहाँ मैंने लिखा है लिक्विड, इसका इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड है, और ये जो सेल हैं, शायद तुम्हारे 10वीं में होगा ये कोर्स में सेल, ये वाला तुमने लिखा था वहाँ पे MnO2 पेस्ट, 10वीं में है ये सेल, नहीं है, पहले तो हुआ करता था किसी जमाने में। तो इसमें और उसमें अंतर समझना भाई, इसमें क्या किया हमने, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में नहीं रखा, सेमी सॉलिड कर दिया, पेस्ट बना दिया, उसका काम तो सब सेम ही कर रहा है। अब जो ये मार्केट में मिलने वाला सेल है, इसमें भी देखो प्लस टर्मिनल होता है ऊपर, वो कार्बन की रॉड है अंदर, अगर कभी सेल फोड़ के देखा हो तो अंदर काली रॉड आती है सीधी, फिर कार्बन की रॉड है, अंदर वाइट कलर का जो पेस्ट है वो MnO2 का पेस्ट है, सॉरी NH4Cl का पेस्ट की फॉर्म में, MnO2 और चारकोल डिपोलराइजर है वो उसके अंदर ही रहेंगे। और जो बर्तन है मार्केट में मिलने वाले सेल का जो बर्तन है वो खुद जिंक का है, तो नीचे माइनस होता है बर्तन पे, जहाँ स्प्रिंग पे लगाते हैं हम, वो खुद जिंक है, राइट, तो माइनस जिंक प्लस कार्बन, इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, डिपोलराइजर
MnO2 प्लस चारकोल, EMF 1.5 वोल्ट। तो बताओ लैब में तैयार करें, लिक्विड डालें या ये सेल काम में लें, एक ही बात है। इसका भी EMF कितना होगा 1.5 वोल्ट। घड़ी वाले का भी कितना होगा 1.5। मोबाइल उसमें रिमोट में आ रहा है, AC वाले में वो भी कितना है 1.5। साइज का ही अंतर है उनमें, सारे लैग्रांज है। EMF सबका कितना होगा, लैब में तैयार करोगे उसका भी कितना आएगा 1.5। ठीक है। दूसरा सेल होता है डेनियल, दूसरा होगा डेनियल, अभी आगे दिखाता हूँ फोटो में। दूसरा वाला जो सेल होगा वो होगा आपके डेनियल सेल। डेनियल सेल का जो बर्तन है वेसल, डेनियल सेल का वेसल होता है कॉपर का, ये पॉजिटिव का काम करता है। पात्र खुद बर्तन जो है वो खुद ही कॉपर का है। ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पर डाल देते हैं डीपोलराइजर। डीपोलराइजर इसके अंदर आएगा आपके कॉपर सल्फेट CuSO4, CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है। फिर इसके अंदर भी हम वैसे ही पोरस पोर्ट डालेंगे और इस पोरस पोर्ट के अंदर हम डाल देते हैं जिंक की रॉड जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करती है। इसमें देखो नेगेटिव इलेक्ट्रोड तो दोनों में सेम है, उसमें भी जिंक था इसमें भी जिंक है। उसमें पॉजिटिव कौन है कार्बन, इसमें पॉजिटिव कौन है कॉपर वेसल खुद। ठीक है। पोरस पोर्ट उसमें भी होता है इसमें भी होता है। पोरस पोर्ट के अंदर हम डालेंगे और इसके अंदर डालते हैं हम हमारा इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर यहाँ रहेगा इसके अंदर डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ये इसका इलेक्ट्रोलाइट, और इसका इलेक्ट्रोलाइट होता है डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट तनु गंधक का अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाइल्यूट, वो इसके अंदर आएगा। ठीक है। इसका EMF 1.08 वोल्ट होता है, परंतु स्टैंडर्ड इसको 1.10 वोल्ट ले लिया जाता है। तो हमारा केमिस्ट्री में कितना लिखा हुआ है 1.10 लिखा है, 1.10 वोल्ट। ठीक है। लैग्रांज का कितना 1.5, डेनियल का कितना। अच्छा डेनियल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऐसे मार्केट में डेनियल नहीं आ रहा है, तो डेनियल तो बनाना ही पड़ेगा, इसको तो बनाना ही पड़ता है। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, डीपोलराइजर कौन होगा कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होता है दोनों। ठीक है। जिंक की रॉड डालेंगे, वो नेगेटिव का काम करेगी और बर्तन खुद क्या है पॉजिटिव, कॉपर का वेसल होगा। ठीक है। ये दो सेल के बारे में तुमसे पूछ सकता है, ध्यान रखना ये दोनों प्राइमरी सेल है। ठीक है। चलो अब देखो, तो अपने ये लगा हुआ, अब इसको क्या बोलना है, यहाँ पर कौन सा सेल है लैग्रांज सेल। इसका मैं निकाल रहा हूँ क्या इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। ये जुड़ा हुआ है सेकेंडरी सर्किट में। प्राइमरी सर्किट देखो तो बैटरी के प्लस से इसका प्लस पोटेंशियोमीटर का, या ए टर्मिनल बोल दो, प्लस से ए टर्मिनल जुड़ गया। ठीक है। और बैटरी के माइनस से कौन जुड़ता है रियोस्टेट, पहले की से रियोस्टेट का दूसरा एंड वापस पोटेंशियोमीटर से। ये तो हो गया प्राइमरी सर्किट। सेकेंडरी में हम जोड़ेंगे तो सेल के पैरेलल में लगा हुआ है ये रेजिस्टेंस बॉक्स। कहाँ है इसमें तो देखिए, अच्छा ये तो वापस मैंने पांचवा खोल दिया वापस, वो कहाँ गया, हाँ ये रहा। ठीक है। सेल से ये की और ये रेजिस्टेंस बॉक्स, तो ये हमारे की है K2 और ये है K1। जाते ही क्या करना है तुमको K1 ऑन करना है, K2 ऑफ रखना है। K1 ऑन होगी, K2 ऑफ होगी। ऑन का मतलब समझे, प्लग करनी है अंदर, इसको प्लग कर दो, ये ऑन हो गया। फिर बैलेंस लेंथ चेक करो, जॉकी को ए पॉइंट के यहाँ पर लगाओ सबसे ऊपर। अब तुम थोड़े रीडिंग पढ़ना सीखना। देखो ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल ए है, तो ये पोटेंशियोमीटर यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। यहाँ स्केल दी हुई है वैसे की वैसे, यहाँ से शुरू होगी तो 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर आते आते कितना हो जाएगा बोलो 100 सेंटीमीटर में। फिर यहाँ से वापस शुरू होगा तो कितना शुरू होगा 101, ये तार ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पर आएगा कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पर कितना होगा 200। फिर ये तार यहाँ से घूम रहा है, यहाँ से वापस हो जाएगा यहाँ 300। आ रही बात समझ में। तो रीडिंग कहाँ से पढ़नी है कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको देखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा, पता चल जाएगा बैटरी के प्लस से कौन सा जुड़ा हुआ है। ठीक है। वहाँ से पढ़ना शुरू करो, यहाँ से पढ़ना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी रीडिंग यहाँ आ रही है, यहाँ मैंने जो मार्क किया है, तो अपन रीडिंग कैसे पढ़ेंगे बताओ। यहाँ से शुरू हो रहा है, ये हो गए 100,
यहाँ पर हो गए 200। अब 200 से इधर चल रहे हैं तो इधर वाली स्केल पढ़नी है, इधर वाले पढ़ेंगे तो 200 से ये यहाँ पर आई, यहाँ मतलब लगभग 35-37 लिखा हुआ है, तो 200 और 37 237 पढ़ लोगे। आपको बहुत सिंपल लॉजिक है, प्लस से शुरू करना है, पढ़ते हुए चलो, और तार जैसे जैसे घूम रहा है वैसे वैसे देख लो। देखो ये 100 या 100 स्केल दोनों तरफ चलती है। तो अगर आप ऐसे चल रहे हो तो ऐसी वाली स्केल पढ़ो जो इधर से चल रही, उधर से पढ़ते हुए आ रहे हो तो उधर वाली स्केल पढ़ो, ठीक है। फिर कुछ नहीं है, टेबल कहाँ है इसके पीछे है कि एक मिनट, ये इसकी टेबल है, इसमें ऑब्जर्वेशन में कुछ है ही नहीं। टेबल कैसे बनेगी समझे। रेजिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, तो जाते ही पहले कितना रेजिस्टेंस निकालना है 1 ओम, है ना। बैलेंस लेंथ इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट समझे जब K2 ऑफ था तब बैलेंस लेंथ, मान लो किसी के आगे 520, तो ये तो हर बार 520 ही लिखनी है। L1 हर बार चेंज नहीं करनी, L1 तो एक बार ही मेजर करनी है, आगे L1। अब L2 मेजर करेंगे, 1 ओम पर कितनी आई, मान लो आ गई 120, यहाँ लिख दो। फिर यहाँ लिखो 2 ओम, 2 ओम पर कितनी आई, मान लो आ गई 140, यहाँ लिख दो, 6 रीडिंग लिख दो। आर हर बार बढ़ता हुआ होगा, अपने आप बढ़ेगा। क्यों बढ़ा समझे, क्योंकि कैपिटल आर बढ़ेगा तो स्मॉल आर भी बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो फिर मीन नहीं निकालना है। जो वैल्यू चेंज होती है उसका मीन नहीं होता, मीन किसका होता है, जो वैल्यू आसपास की होती है उनका मीन होगा। तो ये एकमात्र ऐसा प्रैक्टिकल है जिसमें मीन नहीं निकालते हैं, याद रखना। इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमेशा बढ़ेगा कैपिटल आर के साथ, तो इसमें हम रिजल्ट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना इंटरनल रेजिस्टेंस मिला, बस। आगे समझ में। पोटेंशियोमीटर के तार कौन से मटेरियल के बने हुए होंगे, सेम जिसके मीटर ब्रिज के बने हुए होंगे। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रिंसिपल पे, विभव प्रवणता के सिद्धांत पे, ठीक है। मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे, ये है पोटेंशियोमीटर। समझ में आ गया, फॉर्मूला कहाँ से है ये भी समझ में आ गया, सेल के बारे में लिख लिया। अगला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है इसमें ये भी पोटेंशियोमीटर पर ही है। इसका हमारा ऑब्जेक्ट है, हमें कंपेयर करना है ईएमएफ प्राइमरी सेल के। कोई भी 2 प्राइमरी सेल दिए हुए होंगे, उन 2 प्राइमरी सेल्स का ईएमएफ हमें कंपेयर करना है। और 2 कौन से दिए हुए हैं, ये सर्किट देखो, एक तो ये दिया हुआ है प्राइमरी सेल, दूसरा ये दिया हुआ है प्राइमरी सेल। ये वाला कौन सा है, लैग्रांजी सेल। ये वाला कौन सा है, डेनियल सेल। ये जिंक की रॉड है, ये कॉपर का वेसल है। इस रॉड को अंदर डालेंगे, रीडिंग लेंगे इसकी। यहाँ एक लगी हुई है 2 वे की, ये की कैसी है, 2 वे की। मैं तुमको इसका सर्किट बताता हूँ, सर्किट यहीं बना देता हूँ, यहीं बना के बता देता हूँ। पोटेंशियोमीटर है तो प्राइमरी सर्किट तो सेम ही रहेगा। प्राइमरी सर्किट कैसा होता है, ये ए और ये बी, ये हो गया प्राइमरी सर्किट। अब सेकेंडरी सर्किट चेंज होगा। सेकेंडरी सर्किट में क्या चेंज आएंगे देखो, ये चौक, दिस इज एप्सिलॉन 1, दिस इज एप्सिलॉन प्लस माइनस प्लस माइनस। ये सेकेंडरी सर्किट है। क्या चेंज किया, उसमें क्या था, एक सेल था, सेल के पैरेलल रेजिस्टेंस बॉक्स और एक की थी, फिर गैल्वेनोमीटर से अटैच था। यहाँ पर क्या है, 2 सेल है और एक 2 वे की है और गैल्वेनोमीटर है। अब देखो बहुत सिंपल प्रैक्टिकल है, प्रिंसिपल भी बहुत सिंपल है, सुनना ध्यान से। मान लो मैंने इस की को यहाँ ऑन किया और मुझे बैलेंस लेंथ L1 मिली, तो तुम बताओ x इंटू L1 बराबर कितना होगा, x इंटू L1 यानी कि इस ब्रांच का वोल्टेज। बैलेंस लेंथ जब भी मैं बोलता हूं तुम समझ लेना गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्रैक्शन दे रहा है, वो बैलेंस लेंथ है। तो x इंटू L1, तो ये वोल्टेज किसके बराबर है कि इसमें से करंट नहीं जा रहा, एप्सिलॉन 1 के। x L1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1। और फिर क्या करेंगे, फिर इस की को यहाँ से हटाएंगे, इसे यहाँ से हटाएंगे और इसे जोड़ेंगे। और अब मान लो बैलेंस लेंथ आई L2, तो तुम बताओ x L2 किसके बराबर होगा,
एप्सिलॉन 2 से। हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, इन दोनों सेलों के ईएमएफ का रेशियो निकालना था। एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 XL1 अपॉन XL2, x से x कट जाएगा, L1 अपॉन L2। तो अब प्रैक्टिकल में क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधा जाना है, प्राइमरी सर्किट की लेंथ निकालनी नहीं है। इसमें 2 वे की है तो पहले इस की को ऑन करो। यहां मान लो लैग्रांजी सेल लगा हुआ और यहां मान लो डेनियल सेल लगा हुआ है, तो पहले लैग्रांजी की अंदर यहां पे 2 वे की लैग्रांजी की तरफ में लगाओ, बैलेंस लेंथ निकालो L1, फिर क्या करो, फिर इस की को यहां से निकालो और दूसरे वाले में डालो डेनियल में, और डेनियल के बैलेंस लेंथ देखो L2। हो गया एक ऑब्जर्वेशन। देखो बैलेंस लेंथ व्हेन एप्सिलॉन 1 इज इन सर्किट L1, इसको बोल रहे हैं L1। बैलेंस लेंथ व्हेन एप्सिलॉन 2 इज इन सर्किट, इसको बोल रहे हैं L2। कि भाई पहला सेल एप्सिलॉन 1 वाला लगा हुआ है तब संतुलन लंबाई कितनी आ रही है, और दूसरा सेल जब एप्सिलॉन 2 वाला लगा हुआ है तब संतुलन लंबाई कितनी आ रही है ना। तो प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, ये 2 वे की है, देखो ये डेनियल सेल का ये पॉजिटिव, ये वायर जा रहा है, ये पॉजिटिव इससे जुड़ गया, और डेनियल सेल का ये नेगेटिव जिंक रॉड है, ये वायर इससे जुड़ गया। तो जब मैं इस की को यहाँ डालूंगा तो सेल कौन सा लगा हुआ होगा, डेनियल, और इस की को जब मैं यहाँ डालूंगा तो सेल कौन सा लगा हुआ होगा, लैग्रांजी। दोनों साथ में नहीं डालनी है, दोनों साथ में नहीं डालनी है। 2 वे की का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको कौन सा काम में लेना है, 1 या 2। तो पहले डालो 1 में, बैलेंस लेंथ निकालो, वो हो जाएगी L1, फिर इस की को डालो 2 में, बैलेंस लेंथ निकालो, वो हो जाएगी L2। एक ऑब्जर्वेशन हो गया। अब अगर सेम करेंगे तो वापस सेम ही आएगा, तो हम क्या करेंगे, इस रियोस्टेट को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। बात समझे। अब क्या होगा, अब L1 भी चेंज होगी, L2 भी चेंज होगी। तो इस रियोस्टेट को चेंज कर करके कितनी रीडिंग लेनी है, 6। यहाँ लिख देना है बैलेंस लेंथ दिस अपॉन दिस, इतना आ जाएगा। होना कितना चाहिए, पहला सेल है लैग्रांजी, ईएमएफ कितना होता है 1.5 वोल्ट। दूसरा सेल है डेनियल, ईएमएफ कितना होता है 1.10, तो 1.42 के आसपास आएगा। और सुनो, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 कर रहे हो, इसलिए यूनिट लेस जरूर लिखना पड़ेगा। यूनिट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, ईएमएफ का रेशियो है, वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा, नंबर आएगा सिर्फ, है ना। आई बात समझ में। फिजिक्स में रीडिंग लेना आना चाहिए, रीडिंग क्या आ रही है उसमें दिमाग नहीं लगाना। जैसे मैंने तुम्हें कह दिया 1.42 आना चाहिए, तो तुम परेशान मत होना, मेरे तो 1.79 आ रहा है, तेरे जो आ रहा है वो आएगा। क्यों, कारण बताता हूँ, 50 कारण है जिससे सेल का ईएमएफ वेरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का कल रीडिंग लेके गया किसी रेजिस्टेंस वायर की, और आज रीडिंग लेगा, अलग आएगी, ऑब्वियसली अलग आएगी, टेम्परेचर में वेरिएशन हो गया। बात समझ में आई। तो ये सेल है ना, सेल थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया तो ईएमएफ उसका कम हो जाएगा। बात समझे, तो रीडिंग अलग ही आएगी। तो अपना तरीका सही होना चाहिए, और रीडिंग के नंबर है ही नहीं, इस बात के बिल्कुल नंबर नहीं है। अरे तुम वैज्ञानिक थोड़ी हो क्या, 1.42 क्यों नहीं लाया, ला, सेल बना। और वैसे भी मेजर एक्सपेरिमेंट में सर्किट जोड़ना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है तुमको सर्किट जोड़े हुए मिलेंगे। बात समझ में आ रही है, तो वो मेरा काम है। अब सेल ईएमएफ कम निकाल रहा तो तुम क्या करोगे, अगर कुछ कोई करेगा तो मैं करूंगा, और मेरी इच्छा होगी तो करूंगा। मैं तो कहूँगा कोई बात नहीं, कम आ रहा है तो तेरे उस हिसाब से रीडिंग लिया, तो तुम्हारे जो भी रीडिंग आती है वो ठीक है। तरीका सही होना चाहिए, बस तरीका पता होना चाहिए कर क्या रहे हैं। पहले एप्सिलॉन 1 में डालेंगे कि बैलेंस लेंथ L1, फिर एप्सिलॉन 2 में डालेंगे बैलेंस लेंथ L2। बस बहुत सिंपल प्रैक्टिकल है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। आई क्या बात समझ में। तो तार पे रगड़ना नहीं है, और ऐसे ऐसे चलाते हैं, ऐसे ऐसे नहीं चलाना है। ऐसे क्यों नहीं चलाना है ये भी सुन लो। ऐसे चलाओगे तो ये जो वायर है फ्रिक्शन होगा, हीट होगी, घिस जाएगा, वायर घिस जाएगा तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगा, वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में। तो तुम लिखोगे प्रिकॉशन में, वी शुड नॉट रब जॉकी ऑन द वायर, हमें तार पर जॉकी को रगड़ना नहीं चाहिए। वो पूछेगा क्यों नहीं रगड़ना चाहिए, वो तुमको दिखा देगा कि ये देख मैंने रगड़ी, रीडिंग तो आ रही है। रीडिंग तो आएगी, दिक्कत कहाँ होगी समझे, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इसलिए रगड़ना नहीं है। यहाँ रखो, फिर यहाँ रखो, यहाँ रखो, तो जीरो के पास आने लगेगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। यहाँ रखो, मान लो यहाँ जीरो हो गया तो ये तुम्हारी रीडिंग है।
और पढ़ना कैसे मैं तुमको बता चुका हूँ। वहाँ से चल रहा था, यहाँ से ये देखो, यहाँ पे 2 तार कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव है, ये यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ से चले उधर 100 से इधर आए, यहाँ पर कितना हुआ 200। अब देखो 200 ऊपर से पढ़ना 1 2 3 4 5, 205 रीडिंग है। ये बात समझ में आई क्या? ऐसे पढ़ना है, ठीक है। कितने हुए? 5। एक और बताऊंगा,